राजपाल बोला कि मैं बोला तुम क्या करना चाहते हो इंडस्ट्री में, क्या तेरी तमन्ना है? बोला यार मैं ना जॉनी लीवर बनना चाहता हूँ। मैं इनको भी बोलता हूँ जो तुम्हारे अंदर है वो शाहरुख खान के अंदर नहीं हो सकता। ये रात भर क्यों जगाते थे आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर, क्या किस्सा है? अरे सर विलेन करने के दोनों फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि पूरी फिल्म में वो मतलब उस पर हावी रहता है, आखिर में ही मरना है, बस मर जाने दे, बाकी फिल्म में तो मजे ले लो। स्वागत है सर आपका, और आपका परिचय मैं फिर से नहीं दूंगा क्योंकि आपने खुद ही दे दिया था। आवाज क्लोज थोड़ा माइक क्लोज कर फिर तो लीजिए। मुंह में ही लेना पड़ेगा। चलिए थैंक यू। खैर हमने पिछले ही वीक सर का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू किया है, 1 घंटे का इंटरव्यू है और उसमें बहुत सारी बातें हुई है, स्ट्रगल, बचपन, कैसे फिल्म भी सफ़र शुरू हुआ एंड एवरीथिंग, वो देख लीजिएगा। हम अभी कुछ नई बात करेंगे ताकि आप लोगों के भी पल्ले कुछ नया पड़े, वो आप तो वहाँ देख ही सकते हैं। दादा लक्ष्मी, आप महीनों से मेहनत कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सालों से राइट। नई फिल्म बनने के बाद प्रमोशन के लिए आप इतनी भागदौड़ कर रहे हैं। हरियाणवी फिल्म है एक दादा लक्ष्मी, जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, और डायरेक्ट भी की है यशपाल जी ने, पहली बार उन्होंने ये सीट संभाली है। तो दादा लक्ष्मी कैसे, क्यों चुना दादा लक्ष्मी को ही? हरियाणा से इतनी सारी कहानियां हैं, लक्ष्मी दादा ही क्यों? नहीं, मुझे ऐसा था कि बड़ा इजी तरीका है, कोई लव स्टोरी चुन लो या जो रोजमर्रा की कहानियां हैं उसको चुन लो, लेकिन कोई एक ऐसी फिल्म बनाना जिसमें पूरी 100 साल पुरानी संस्कृति भी हो, कुछ फोक आर्टिस्ट की कहानी है ये, मैं बता दूं, जो बहुत फेमस रहे हैं, पंडित लक्ष्मीचंद, उनकी लाइफ के ऊपर है। उनकी लाइफ को दिखा करके मैं पूरे हरियाणा की संस्कृति को, औरतों की दशा को, वहाँ की सांस्कृतिक सामाजिक दशा को, जात पात को, सब चीज़ें मैं दिखा, शिक्षा को, एजुकेशन को, क्योंकि वो पंडित लक्ष्मीचंद कभी स्कूल नहीं गए थे जी, तो वो बहुत सारी चीज़ों को कर सकता था। इसीलिए हम लोगों ने वो ये सब्जेक्ट चुना, क्योंकि ये बहुत मुश्किल था। 6 साल बाद आज रिलीज हो रही है फिल्म, 6 साल बाद, मतलब 6 साल 5 साल लगे पूरी फिल्म को बनने में। पूरी रिसर्च, कैसे कपड़े, कैसा घर होंगे, कैसा सब कुछ, मतलब मिला जुला करके बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी। और फिल्म भी 2 पार्ट में बनी है। 2 पार्ट में, अभी 2.5 घंटे की फिल्म है, पहला पार्ट है जी, तो कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही है, लोग क्या क्या बोल रहे हैं? कुछ खास याद हो आपको कि यार इसने तो दिल छू लिया एकदम? प्रतिक्रिया बहुत कमाल की है। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो बहुत देखा होगा, क्योंकि 90 साल के बूढ़े और बूढ़ियां लाठी टेकते हुए, जिन्होंने कभी आज तक सिनेमा घर नहीं देखा, वो लोग सिनेमा में पहुंच रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं। तो एक क्रांति की तरह हुआ पड़ा है, मतलब एक बदलाव, एक माइलस्टोन, एक क्या कहूँ मैं, जो भी कह लो इसको। हरियाणवी सिनेमा का जिस तरीके से पंजाबी सिनेमा में उछाल आया, मराठी सिनेमा में उछाल आया, उसी तरीके से इस वक्त हरियाणवी सिनेमा का वक्त चल रहा है। और हाउसफुल, अपने आप गांव से गांव, मतलब टेम्पो भर भर के लोग आ रहे हैं। और ये बहुत चंद्रावल फिल्म थी, कभी चंद्रावल फिल्म के एक एक्टर बैठे हैं यहाँ, चंद्रावल फिल्म थी कभी, उस फिल्म में ऐसे भर भर के लोग आते थे, ट्रॉलियाँ, ट्रैक्टर। अब जाकर के वो दौर आया है कि हाउसफुल हो रहे हैं। और अमिताभ बच्चन की ऊंचाई और 2-3 फिल्में हो रही हैं। सिर्फ ब्लैक पैंथर को छोड़ करके हमारी फिल्म 2nd नंबर पे है पूरे हरियाणा के अंदर। लक्ष्मीचंद को आपने चुना, जिन्हें हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है, तो हम थोड़ा इसको इनफॉर्मल बनाते हुए कुछ आप फिल्म से कोई एक डायलॉग बता पाएंगे जो लक्ष्मी की पीड़ा बयान करता हो? और आप अगर क्विकली आपका एक्टिंग प्रोसेस भी अगर हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सके। चलो, एक तो गाने के बीच में जैसे पीड़ा की बात कही ना, तो फिर दूसरा डायलॉग हो जाएगा। वो मर रहा है, उसने, डॉक्टर ने, वैद्य ने जवाब दे दिया कि ये बस कुछ ही देर का मेहमान है, तो वो मरने से पहले बोलते हैं मेरे को एक पैग पिला दो। नहीं, वो पीते थे और कई दिनों से नहीं पी थी। उस दिन उन्होंने बोला कि आज तो मरना ही है, तो बोले पैग पी करके, उसने थोड़ी बोतल में पी करके, उन्होंने सबको देखा कौन कौन आया है, और फिर उन्होंने जो बोला, इतने लंबे साइलेंस के बाद बोला, अरे क्यों मुंह लटकाए बैठे सो?
सांप सूंघ गया के रोन धोन की कोई जरूरत ना है, मरा कोनी पे मैं जिंदा सूं। यो लक्ष्मी सारी जिंदगी गाजे बाजे के साथ जिया है और गाजे बाजे के साथ मरेगा। धुलिया लगा सुर, देवी राम। जोर से यार, आवाजें पीछे तक। और एक इसका बड़ा, मेरी आवाज में एक गाना चल रहा है, लख 84 खत्म हुए ना बीत कल्प युग 4 गए, नाक में दम आ लिया करें क्या मरते मरते हार गए। वो गाना के बोल हैं लक्ष्मीचंद के ही लिखी हुई है। और उसमें बीच में एक उत्साहित कार्यकर्ता नहीं होते जो मतलब नगाड़ा खूब जोर जोर से, पब्लिक पसंद कर रही है तो नगाड़ा खूब जोर जोर से, जैसे सौरभ भाई ने बोला ना अभी कि बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये बुला रखे हैं हम। तो नगाड़ा जोर जोर से बजा रहे, जो कि आउट ऑफ रिदम है, उसके मूड के अनुसार नहीं है लक्ष्मीचंद के। तो लक्ष्मीचंद रुक करके उसको क्या बोलता है, अरे ओ खसम बस कर, हाथ में आ गया तो बजाना ही है, जरूरी नहीं है कब कहाँ कितना बजाना है, खोपड़ी में उसकी समझ होनी चाहिए थोड़ी सी। संगीत में और शोर में फर्क हुआ है। तानसेन तो बतेरे बनो तुम, कभी कभी ना कानसेन भी बन जाया करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एनएसडी पहुंचते हैं। एनएसडी में आपके साथी थे कुमुद मिश्रा, आशुतोष राणा, मुकेश तिवारी। पक्का वाला दोस्त कौन सा था? नहीं, सारे ही पक्के थे, मतलब कुमुद ज्यादा था पक्का। इनका ऐसा कोई किस्सा है जो उनको तो छुपाना है पर आपको बताना है? नहीं, मैं आशुतोष राणा का एक किस्सा सुनाता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया किस्सा है ये। हमारे उसने क्या किया, 400 रुपए में अपने बाल न करली कर लिए, बिल्कुल करवा के आया। उसको लगा मैं बहुत हैंडसम लगूंगा और बिल्कुल मलिंगा की तरह लग रहा था वो। और जो भी देखे उसको पहली बार, अरे ये क्या कर लिया, अरे ये क्या कर लिया, अरे ये क्या लड़कियां, अरे बाप रे ये क्या कर दिया। तो उसको इतनी शर्म आई, इतना बुरा लगा। 400 रुपए में उसने बाल बनवाए थे, 2 रुपए में गंजा हो गया हमारी हॉस्टल के बाहर से उसी दिन। आज भी हम उसको इस बात को लेकर के हंसते हैं सब लोग जब भी बैठते हैं तो। खैर, कुछ कलाकारों के साथ जो अब बड़े नाम हैं, आप एनएसडी में रहे, कुछ लोगों के साथ आपने मुंबई में स्ट्रगल का दौर बिताया। एक ही मोहल्ले में रहते थे, जैसे मनोज वाजपेयी, के मेनन, राजेश तेलंग। तो क्या दौर था वो, कैसी बातें होती थी? कोई बस पकड़ रहा है, उधार पैसे लेके जा रहा है, समथिंग लाइक दैट, क्या क्या होता था उस वक्त? नहीं, और भी कई थे, अनूप सोनी थे, क्राइम, विजय राज थे, राजपाल यादव थे, कुमुद मिश्रा भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे वहाँ। वो छोटा सा एक मोहल्ला था, वनराई कॉलोनी, जो बिल्कुल मतलब इस स्टेज का चौथा हिस्सा, मतलब एक कमरा था, उसी में रहते थे हम लोग। तो मुझे राजपाल की एक बात याद आ रही है। राजपाल और हम जा रहे थे स्टेशन जा रहे थे, ऑटो में बैठे थे, और वहाँ ऐसा था कि हम 20 रुपया कभी किसी से लिया, कभी आटा ले लिया, कभी कुछ। बड़े मज़ेदार दिन थे, बहुत हम दुनिया के बादशाह थे। तो राजपाल बोला कि, मैं बोला तुम क्या करना चाहते हो इंडस्ट्री में, क्या तेरी तमन्ना है? बोला यार मैं ना जॉनी लीवर बनना चाहता हूँ। तो मैंने बोला यार तू जॉनी लीवर क्यों बनना चाहता है, तो राजपाल यादव क्यों नहीं बनना चाहता? अच्छा भाई, आज भी वो बात ये बोलता है कई बार कई जगह, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने बोला कि जो तेरे अंदर है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। मैं इनको भी बोलता हूं, जो तुम्हारे अंदर है वो शाहरुख खान के अंदर नहीं हो सकता, जो तुम कर सकते हो वो शाहरुख खान नहीं कर सकता। तो आपके अंदर एक यूनिकनेस है, उसको पहचानना चाहिए। बिल्कुल, तो वो यूनिकनेस देख लो, आज भी राजपाल यादव का नाम बिल्कुल अलग है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तो वो नाम है स्ट्रगल के दिनों के, जो अब खुद भी नाम बन चुके हैं। पर कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा कोई एक खास दोस्त होता है जो अच्छा करता था, अच्छी एक्टिंग करता था, अच्छा एक्टर था, समथिंग लाइक दैट, बट वो ब्रेक नहीं कर पाया किसी तरह से। ऐसा कोई दोस्त जिसे याद करना चाहेंगे आप? ये मेरा लंगोटिया यार था एक जी, उसके साथ पूरा बचपन बीता था। वो बहुत अच्छा एक्टर था, वो कई नाटक किए उसने हमारे साथ, लेकिन वो कहीं आगे बढ़ नहीं पाया। तो कई बार उसके बॉम्बे में फ़ोन आते थे, वो टेलीफोन एक्सचेंज में काम करता था डेली वेजेस पे। बॉम्बे में मैं होता था, उसका फ़ोन आता था, मैं कहा हाँ कौन, अननोन नंबर है, पता नहीं किसका नंबर है। हाँ कौन? अरे मैं धर्मवीर बोल रहा हूँ। धर्मवीर कहाँ से बोल रहा है? बोला खंबे के ऊपर से। मतलब खंबे के ऊपर चढ़ के किसी और की लाइन मिला देता था वो, उसके फ़ोन से मेरे को फ़ोन करता था, क्योंकि उसके पास तो फ़ोन था नहीं, मोबाइल थे नहीं, लैंडलाइन नंबर थे। फिर दोबारा कभी फ़ोन आए
भाई अननोन नंबर है, कौन है भाई, कौन बोल रहा है? धर्मवीर बोल रहा हूँ। मैं कहाँ से बोल रहा है? पूरे खड्डे में से बोल रहा हूँ। वो टेलीफोन के जो खुदाई होती है वहां से किसी का तार बिठा दिया। मैं बोला यार तू कभी जमीन से भी बात करेगा कि नहीं करेगा? तो वो बंदा था एक, और फिर उसने बोला भाई बिट्टू, मेरा नाम बिट्टू था है तो बोला कि भाई बिट्टू जिंदगी में बहुत मजा आ गया है, अब जिंदगी का असली मकसद पता लग गया है। मगर क्या हो गया? बोला बस आसाराम बापू से वो हो गई है हमारी, बिल्कुल उनके लिए मतलब जान हाजिर है और इतनी शांति हो गई है लाइफ में। मगर चलो बढ़िया बात है। तो उसके बाद मैं चला गया बॉम्बे। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद पता चला कि आसाराम जी है नहीं, मतलब कहीं चले गए। तो फिर बोला नहीं भाई, अरे बाबा रामपाल जी, ओ हो क्या क्या आश्रम है, क्या मतलब बिल्कुल पूरे घर में शांति। हम लोग हमेशा जाते हैं हर हफ्ते एक दिन में। तो थोड़े दिन बाद हो गया। फिर बोला बाबा राम रहीम तो फिर बाबा राम रहीम। मैं बोला यार तू किसी और के पास मत जाइयो, अब तू जो जिस के पास गया वो तूने भेज दिया है। तो लेकिन वो आज भी उनका भक्त है, आज भी वो वहीं पे काम करता है सिरसा में, उसी आश्रम में। तो उसकी अभी भी भक्ति है, चल रही है। वो धर्मवीर है जो आज काफी बूढ़ा लगता है, और मैं उसको बहुत बार जब भी जाता हूँ मिल के आता हूँ। और बड़ी अच्छी, बहुत टाइम पूरा बचपन उनके साथ बीता है, बहुत सारे किस्से बचपन के हमारे एक साथ हुए। मतलब आप सोचिए, एक यूनिवर्सिटी में फिल्म होती थी फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन। तो हम जो खिड़की थी पिछली साइड, उसका जो ब्लैक वो था वो छील करके उसमें से फिल्म देखते थे हम खिड़की में से। तो वो एक दिन पकड़े गए, तो बस फिर उन्होंने उसके ऊपर ब्लैक सफेदी करवा दी, फिर छूट गया। खैर, आपसे बात हो और लगान के लाखा की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये रात भर क्यों जगाते थे आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर, क्या किस्सा है ये? अरे सर वो क्या था कि लगान में एक प्रकार की आपने फिल्म देखी होगी सबने, जो उनके चेहरे हैं और उनकी जो एक स्ट्रगल है चेहरे पे, मतलब बिल्कुल जैसे तपे हुए चेहरे हो, जो मजदूरों किसानों जैसे। और ताकि क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, तो वो उसके लिए उनको दिन रात मेहनत करनी है। तो फिल्म के अंदर ऐसा दिखना चाहिए कि वो दिन रात जागते हैं, बहुत 2 घंटा 3 घंटा सोते हैं। तो उस चक्कर में आमिर खान ने सबको शूटिंग के बाद 1 घंटे बाद मिलते थे एक ही कमरे में हम सब लोग, और ताश खेलना शुरू कर दिया। डेली ताश खेलते थे, LPCC बना ली, लगान प्लेइंग कार्ड्स क्लब। तो हम ताश खेलते थे और रात को 12-1 बजे तक, और फिर 4 बजे उठ करके 5 बजे तक रेडी होकर के 6 बजे 5 बजे उठ करके 6 बजे तक रेडी होकर 6 बजे निकल जाती थी बस। तो तब सबके चेहरे आपने देखा होगा लगान में, हर आदमी ऐसा लगता है जैसे वाकई दिन रात काम करके और उस तरीके से मेहनत करके, और वाकई मेहनत की भी। 48 डिग्री टेम्परेचर में काम किया, जैसे दादा लक्ष्मी में सेम एक्सपीरियंस उसमें भी ऐसा ही हुआ। अच्छा, हम लगान के लाखा की और सुंदर यादव की बहुत बातें करते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट है इम्तियाज सिद्दीकी, अब तक 56 का सब इंस्पेक्टर इम्तियाज सिद्दीकी। उस पर ज़्यादा बात नहीं होती, उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने सुना है आपका भी वो रोल फेवरेट है पर्सनली। बिल्कुल। मेरा अभी तक का जितनी रिलीज्ड फिल्में हैं, सब तक सबसे अच्छा मेरा अब तक 56 में ही मुझे लगता है रोल, और बढ़िया। और मेरा फेवरेट है रोल, वो कैसे मिला मैं बताता हूं। मुझे फोन आया राम गोपाल वर्मा की प्रोडक्शन से कि एक फिल्म है अब तक 56, और डायरेक्टर की पहली फिल्म है, और नाना पाटेकर कर रहे हैं, उनके अपोजिट एक रोल है। तो मैंने कहा भाई बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला नाना पाटेकर मिलना चाहते हैं। तो मुझे पता चला कि ये रोल के मेनन कर रहे थे, और के मेनन ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनको विश्वास नहीं था कि नाना पाटेकर उनके साथ ढंग से रह पाएंगे, या उनकी बेइज्जती कर देंगे, या उनका रोल कटवा देंगे, या कुछ ऐसा उनका चल रहा था। तो मैंने कहा यार ये तो गलत बात है। नाना पाटेकर से मिला, नाना पाटेकर ने मिलते ही मुझे हाँ कर दिया। तो नाना पाटेकर ने देखते ही आते ही जैसे ही मैं बैठा था, घुसते ही सेब फेंक के मारा। सेब फेंकते मैंने खट से कैच कर लिया ऐसे। तो बोले तुम कर रहे हो रोल। ये क्या तरीका हुआ यार, अभी मुंह पे लग जाता। तो गया तो मैं डायरेक्टर वहां साइन करने लगा। तो साइन करने से पहले मैंने बोला देखो मैं हरियाणा से हूं,
मैंने सुना है नाना पाटेकर बदतमीजी करता है, कोई भी बदतमीजी करेगा मैं उल्टी बदतमीजी करूंगा, अगर उसने मारा तो मैं उल्टा मारूंगा, उसने गाली बकी तो मैं उल्टी गाली बकूंगा। फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शिमित अमीन बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, बाद में चक दे भी किया, तो उन्होंने बोला नो 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 ही इज चेंज नाउ, डोंट वरी डोंट वरी। एंड वाकई मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे को एक्टर नाना पाटेकर निकले। वाह। बहुत ही कमाल कमाल, इतना इतना मैंने और किसी को नहीं देखा रियली। वाह। और वो रोल भी बहुत अच्छा है, जिन्होंने अब तक 56 नहीं देखी वो जरूर देख लेना। एक दो सवाल लेते हैं फिर आप लोगों के पास आएंगे, ठीक है। रंगमंच पर काफी टाइम बिताया है, शुरुआत वहीं से की, तो कोई ऐसी परफॉर्मेंस याद है जो जिसकी प्रतिक्रिया लोगों का रिस्पॉन्स भुलाए नहीं भूलता, वो अभी भी कई स्मृतियों में कैद हो? हाँ काफ़ी सारे नाटक रहे ऐसे, लेकिन मेरे लिए एक ऑस्कर के बराबर था। एक बात है कि मैंने अल्बर्ट आइंस्टाइन का रोल किया था दिल्ली में, और आइंस्टाइन का यंग आइंस्टाइन का रोल किया था मैंने, जाकिर ने ओल्ड आइंस्टाइन का किया था। और वो नाटक मोहन महर्षि जी का लिखा हुआ डायरेक्ट किया हुआ था, और उनको संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला था उस नाटक के लिए उस बार। तो वो जब मैं परफॉर्मेंस कर रहा था और जो ख़त्म हुआ, तो उस दिन मेकअप रूम में जब मैं गया तो इब्राहिम अलकाजी आए, जिन्होंने एनएसडी की शुरुआत की थी, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो। नसीरुद्दीन शाह, मनोहर सिंह, ओमपुरी सब उनके अंडर में पले हुए, मतलब उनके शिष्य रहे हैं। तो वो ढूंढते ढूंढते मुझे मेकअप रूम में आए और मुझे गले लगा लिया और बोले कि आफ्टर लॉन्ग टाइम आई हैव सीन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। मेरे लिए वो पल जो था, मतलब ऐसा था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए, सच में इतना। और एक भीष्म साहनी, जब मैं उनकी कहानी कर रहा था तो भीष्म साहनी भी ऐसे ही ढूंढते ढूंढते आए थे। उनकी कहानी थी लीला नंदलाल की, तो वो भी मरने से थोड़े दिन पहले की बात है, श्री राम सेंटर में वो भी आकर के गले मिले थे, बोले मैंने तो क्या लिखा था तुमने क्या बना दिया यार। तो वो भी ऑस्कर था मेरे लिए। ये 2-3 रिस्पॉन्स जो है मेरे लिए, रिएक्शंस मेरे लिए बहुत बड़े थे। अच्छा, एक आखिरी सवाल जिसमें नए एस्पिरेंट सीख भी ले सकते हैं। आपका बचपन काफ़ी अभाव में बीता, सिस्टर की, छोटी सिस्टर की शायद इलाज के अभाव में डेथ भी हो गई थी, और भरा पूरा परिवार था, आप दिल्ली भाग आए, फिर एक्टिंग में आपने 4 साल दिए समथिंग, वो सब कुछ आपके साथ चलता रहा, पर आपने एक्टिंग का शौक पकड़े रखा, उसे जाने नहीं दिया। तो ये क्या प्रेरणा होती थी जो ये छोड़ना नहीं, ये रास्ता इसमें लगे रहना है कि नहीं जॉब करके सेटल हो जाते हैं समथिंग, वो दिमाग में नहीं आया, बस नहीं करना है, एक्टिंग करनी है, एक्टिंग में लगे रहना है। वो होता है ना, कई लोग हौसला टूट जाता है 1-2 साल में। मैं मुंबई गया था, आरामनगर, वहाँ काफ़ी सारे एक्टर्स होते हैं जो इंडस्ट्री में ब्रेक पाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। उसमें से कई ऐसे होते हैं कि यार 6 महीने और देखूंगा, नहीं हुआ तो घर चला जाऊंगा बस। तो वो क्या एक प्रेरणा होती है, क्या वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है जिसको पकड़ के आप आगे चलते रहते हैं? ये एक एनएसडी करने के बाद एक कॉन्फिडेंस ऐसा आ गया था कि चाहे मार्लिन ब्रांडो क्यों ना आ जाए, कोई भी एक्टर आ जाए दुनिया में, हम कर सकते हैं, कोई पैर नहीं कांपेंगे कभी। ये कॉन्फिडेंस आ गया था, और वो अभी तक भी है, क्योंकि इसीलिए मेरे काम बहुत कम होते हैं, ज़्यादा काम नहीं करता हूं मैं, लेकिन जो भी करता हूं ढंग से करता हूं। अब तो बिल्कुल ही मतलब डायरेक्शन पे आ गया हूं और सेलेक्टिव काम हो गया है और ज़्यादा, क्योंकि मुझे भी कई बार ऐसा लगा कि छोड़ यार बॉम्बे, यार क्या ये करने आया है तू, सीरियलों में रोल मिल रहे हैं छोटे छोटे, मैंने कहा नहीं करने मुझे, उसमें रोल मिल रहे हैं छोटे छोटे, मैंने कहा नहीं, मैं विलेन के पीछे नहीं खड़ा होना मुझे, मैं ये करने थोड़ी आया हूँ, लीड रोल करते आया हूँ। तो फिर मैंने एक तरीका अपनाया, मैंने 3 स्पीचेस याद की नाटकों की, लंबी लंबी, आइंस्टाइन की, बड़े न खेले छोटे खेल की, रास्ते की, 3 स्पीचेस याद की, जो भी वहाँ बोलते, क्योंकि ये उस वक्त मोबाइल का ज़माना नहीं था, पेजर होता था। तो बोलते थे फोटो छोड़ जाओ, मैंने कहा फोटो वोटो नहीं, बस 2-5 मिनट दीजिए मुझे। 5 मिनट में उनके लेता था, एक स्पीच सुनाता था, फोटो के पीछे पेजर नंबर छोड़ करके आ जाता था, जरूरत हो तो बुला लेना, नहीं तो जयराम जी की। इसने बहुत काम किया, कई लोगों पे बहुत अच्छा असर पड़ा और बहुत ही बढ़िया। गोविंद निहलानी को भी मैंने यही स्पीच सुनाई थी, तो उन्होंने, पहली फिल्म उन्हीं की थी मेरे साथ, मेरी उनके साथ, सॉरी 1084 की माँ, तो उसके बाद श्याम बेनेगल की थी। तो इस तरीके से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता रहा, क्योंकि मेरे ना तो कोई गॉडफादर था, ना ही मेरे पास पैसा उतना था कि मैं अपने आप को लॉन्च कर सकूं। तो कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, और मतलब डायरेक्टर अपने आप ही मिलवाते गए। गोविंद निहलानी जी ने श्याम बेनेगल से मिलवाया, उन्होंने सुधीर मिश्रा जी से मिलवाया, उन्होंने राहुल रवेल से मिलवाया, राम गोपाल वर्मा से मिलवाया, अपने आप ही बुलाया। मैंने, मतलब मैं भाग भाग करके नहीं गया कि मुझे ले लो मुझे ले लो, लेकिन कोई भी आपका छोटा सा भी काम होता है ना, अगर वो अच्छा है
तो पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, वो पहचान लेते हैं कि हाँ इसमें है कुछ। तो ऐसा ही मैं भी जब कास्टिंग करता हूँ तो ऐसे ही देखता हूँ कि हाँ नहीं ये कर सकता है ये रोल, एक सीन में ही पता चल जाता है। जो मेन लक्ष्मी का रोल है उसका मैंने सिर्फ एक सीन देखा था और मुझे मेरी ऐसी पारखी नजर बिल्कुल सही निकली कि वो उसने कमाल कर दिया फिल्म के अंदर। आशुतोष गवारीकर ने पूछा ये एक्टर कहाँ से लेके आए तो, मैंने कहा ये हरियाणा के गांव में से है, इन्होंने कभी कैमरा नहीं देखा। वो हैरान हो गया, मतलब। और ये सिंगर, मैं कहा सिंगर भी सारे हरियाणा के हैं, एक तो अभी यहीं खड़ा है सोमवीर कथुरवाल, ये इसने मतलब अभी उनकी परफॉर्मेंस होगी, बहुत ही बढ़िया गाने गाए हैं श्याम शर्मा ने, सोमवीर कथुरवाल ने और मीनाक्षी पांचाल ने, और भी 3-4 हैं हमारे, बहुत ही कमाल कमाल के। मेरे ख्याल उत्तम सिंह जी का ये बेस्ट म्यूजिक है। दिल तो पागल है गदर से भी बेटर लगता है मुझे, क्योंकि इसमें जो डेप्थ है ना वो गदर के गाने में थी, उड़ जा काले कावा में जो फेमस धुन थी उनकी जो गाने की मेन, वो इसके अंदर उससे भी ज्यादा निकल के आई है, मैं गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि ये मैं नहीं, सुरेंद्र शर्मा के शब्द हैं। सुरेंद्र शर्मा के शब्द क्या है फिल्म देखने के बाद कि 500 करोड़ की फिल्में मैं 10 मिनट तक नहीं देख सकता, इसको 2.5 घंटे मुझे हिलने नहीं दिया इस फिल्म ने। ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और हमारी टीम के लिए। बातें खत्म नहीं होंगी, पर चूंकि उन्हें भी जाना है और हमारे भी सिस्टम ओवरलैप हो गए हैं और आप लोगों को भी मौका देना है, तो कोई माइक के साथ तैयार है क्या? क्विकली 5 सवाल लेंगे हम, 5 लोग, कोई है? सर आपने हमेशा फिल्मों में निगेटिव रोल किया है, तो कभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे भी कभी लीड एक्टर या पॉजिटिव रोल मिलता तो ज़्यादा बेटर रहता? और कभी आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आपने कोई निगेटिव रोल किया और कोई आदमी या कोई पब्लिक आगे आपके सामने आके आपसे घृणा भाव का भाव रखता हो, ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है कभी? हाँ बिल्कुल हुआ है भाई, बहुत बार हुआ है। और एक तो मेरी दुखती रग पे हाथ रखा, थैंक यू, क्योंकि मेरे से आज तक कोई रोमांटिक रोल नहीं हो पाया है। रोमांटिक सारे ऐसे रोल मिलते हैं, तो लड़की उठानी है या रेप करना है या मतलब, तो विलेन के रोल मिले हैं। लेकिन मैंने एक मिसाल तो कायम की है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ऐसा विलेन जिसके अंदर दोनों क्वालिटी हो, क्योंकि मैं विलेन के अंदर उसकी हीरोइक क्वालिटी देखता हूं या प्लस पॉइंट देखता हूं, और बहुत ज़रूरी है वो, तभी वो कंप्लीट ग्रे कैरेक्टर निकल के आता है, ब्लैक या वाइट नहीं रहता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और गंगा जल में ऐसा हुआ था मेरे साथ, गंगा जल के ख़त्म होने के बाद जब पहला शो हुआ था तो 2-3 लड़कियां खड़ी थी प्रकाश झा के पास, तो मैं उनके पास जाके जब खड़ा हुआ तो लड़कियां डर के भाग गई। और उसके बाद मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, जो लड़कियां फोटो खिंचाती हैं तो 1-2 फुट दूर खड़ी होती हैं। और मैंने कपिल शर्मा के शो में भी बोला था ये कि नुकसान सबसे बड़ा यही है कि कोई भी लड़की क्लोज आकर के फोटो नहीं खिंचाती है, वो दूर खड़ी होकर के खिंचाती है, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो विलेन करने के दोनों फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि पूरी फिल्म में वो मतलब उस पर हावी रहता है, आखिर में ही मरना है, बस मर जाने दे, बाकी फिल्म में तो मजे ले लो। मैं सर राजस्थान से हूँ, और एक आज जैसा कि आपने बताया कि अपने संस्कृति से जुड़ी हुई और अपने हरियाणा के ऊपर मूवी बनाई है, तो मेरा एक दुख है, और मेरा दुख नहीं है, एक हजारों परिवारों का दुख है। और मैं चाहता हूं कि उस पर आप काम करें, तो शायद इस दुख को सब लोग समझ पाएंगे और काम कर पाएंगे। दुख क्या है कि आज के टाइम में गाँवों में रास्तों की बड़ी समस्याएं हैं। रास्तों की इतनी समस्याएं हैं कि गाँव में पहले किसी ने घर बना लिया 70 साल पहले, और वो कहीं प्रोग्रेस करके आगे निकल गया, तो उसके भाई बंधुओं ने वो रास्ते बंद कर दिए हैं, और ये हर 5वें घर की समस्या है गाँव में। तो आपने जिस तरीके से ये हरियाणा में आपने हरियाणा के जो अपने जो सांस्कृतिक और अपने इन चीज़ों को लेकर के आपने मूवी बनाई है, मैं चाहता हूं कि सर इस पे भी आप मूवी बनाएं। तो ये जो इससे प्रोडक्टिविटी का लॉस हो रहा है गाँव में, अब जैसे मैं जाता हूं, ये मेरा ही नहीं। आप सवाल दे रहे हो कि जवाब दे रहे हो? नहीं सर, सवाल नहीं दे रहा हूं मैं सवाल ये बोलना चाह रहा हूं कि सर इस पे आप अगर यदि नहीं, बहुत सेंसिटिव मामला है कि अपने, काश मैं मंत्री होता नहीं सर तो आप भी कर देता। और मैं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। और दूसरी बात यह कि लाओ 2 करोड़ रुपया लाओ, चलो एक फिल्म बनाता हूं उस पर मैं। भाई ऐसे मुद्दे पे कौन पैसा खर्च करेगा, वो भी तो सोचो। हाँ, ये मुद्दा बीच में कहीं आ सकता है, ऐसे इस पे बेस तो नहीं हो सकती, डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। यशपाल भाई, हाँ जी, पहचाना? बिल्कुल बोलिए ना। आदर्श सीरियल आदर्श,
बिल्कुल बिल्कुल, विंग कमांडर बेदी, विंग कमांडर बेदी। पहला पहला सीरियल मेरा लाइफ का जी। उसी के पैसे लेकर के तो मैं बॉम्बे गया था, और था क्या मेरे पास। सर जी, सबसे पहले तो आपको आपकी मूवी के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा। थैंक यू जी। और जैसे कोई गैर फिल्मी बैकग्राउंड का कोई व्यक्ति है और फिल्मों के लिए लिखना चाहता है, तो उसको क्या संभावना है उसकी फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए? भाई आज तो एक भिखारिन भी गाना गा के पूरी दुनिया में फेमस हो जाती है, आज तो ऐसा युग है। तो आज तो कोई बहाना नहीं चलेगा कि क्या तरीका है। आज तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रोंग है कि मतलब आप रील बनाते रहते हो, पता नहीं कौन कहीं फेमस हो जाता है। किसी की भी रील अच्छी होती है तो हजारों हजारों लाखों लाखों फैन हो जाते हैं। तो आप वही तरीका अपनाइए। सोशल मीडिया का बेस्ट तरीका है मेरे ख्याल से, आज सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे आसान भी है, सस्ता भी है। जय हिंद सर, जय हरियाणा। मैं ये कह रहा हूँ, आपने जो मूवी बनाई है दादा लक्ष्मीचंद के ऊपर, वो हरियाणा में तो चल रही है, पर आपने अदर स्टेट में उसका प्रमोशन अच्छे से नहीं किया। जो ज़्यादा वहाँ के लोग जैसे यूपी, राजस्थान, इसमें देखी नहीं जा रही। कि हम सब जानते हैं कि दादा लक्ष्मीचंद का जो इज्जत है, रिस्पेक्ट है हरियाणा के अंदर कितनी बड़ी है। तो मैं जानना चाहता हूँ, आपने दूसरे स्टेट में मूवी के लिए काम क्यों नहीं किया? नहीं, पहले घर संभाल लें, फिर बाहर भी संभालेंगे। अभी यूपी में नोएडा में लगी है, और एक जगह लगाई थी सहारनपुर में हमने, वहां बिल्कुल खाली रहता था, किसी को पता ही नहीं था। हाँ, तो फिर इसलिए क्या करें उसका। अभी नए हैं, अभी नए हैं, पहली फिल्म है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। नहीं करेंगे, हमारा राजस्थान में और वेस्टर्न यूपी में प्लान है। राम राम जी। राम राम भाई। सर, जैसे मैं हरियाणा से हूँ, आप भी हरियाणवी कलाकार हो, तो हरियाणवी जो बोली है वैसे तो बड़ी प्यारी बोली है, लेकिन खड़ी है। तो कोई ना भाई, तेज बोलेंगे तो सुने ना जाएगा। तो कई लोग जो है इसको एक तरीके गवार बोली की तौर पे देखते, क्योंकि इसकी अपनी लिपि भी नहीं है। जैसे मैं पंजाब जाता हूँ, जब उनको अपनी बोली पे एक अलग ही अभिमान होता है, जिस वजह से उनकी इंडस्ट्री जो है वो भी बड़ी फ्लरिश कर रही है। तो हरियाणवी बोली को जब एक तरीके से लिपि ना होने के कारण गवार बोली समझा जाता है, या एक तरीके से उसको इतना स्पेस नहीं मिलता, तो उसके ऊपर आपका क्या सोचना है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। हरियाणवी बोली का हमेशा मजाक भी उड़ा गया बॉलीवुड के अंदर, और मेरे कने चक्कू है, मैंने तेरे की इज्जत चाहूँ, ये कोई डायलॉग है हरियाणवी के? कहाँ की हरियाणवी, मजाक उड़ाया गया है। तो अभी जाके कहीं सलमान खान के सुल्तान, या दंगल, या तनु वेड्स मनु, या अभी आप ये आई थी हरियाणा फिल्म आई थी, डीजे वाले बाबू आई थी, ये देखिए आप, पगड़ी फिल्म देखिए आप, सतरंगी देखिए, छोरियां छोरों से कम नहीं होती देखिए। और अगर आपको अभी लगी हुई देखनी, दादा लक्ष्मी देख लीजिए आप, उसमें डेप्थ है। आप मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, उसमें वाकई में जी रहे हैं करेक्टर को, और 100 साल पुरानी जिंदगी दिखा रहे हैं हम। तो भाषा कैसे बनेगी वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हमें अपनी बोली से प्यार है, और अपनी बोली में काम करना है, अपनी बोली में ही बोलना है, फिल्म बनानी है। ये वाला तो मुद्दा मेरा साफ है, क्योंकि उसमें बना रहा हूं और बनाऊंगा आगे भी। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा एज ए दर्शक, आप रामलीलाओं में बहुत काम करते रहे हैं, कितना मजा आता था? अभी मन करता है? अभी नहीं, अभी बिल्कुल मन नहीं करता। वजह क्योंकि कॉस्ट्यूम ड्रामा मेरा बस का नहीं है। अभी मैं रियलिस्टिक ड्रामे में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। कॉस्ट्यूम ड्रामा में मैंने बहुत बड़े बड़े रोल छोड़े हैं, बहुत धार्मिक सीरियलों में या ऐतिहासिक सीरियलों में भी। जैसे कॉस्ट्यूम ड्रामा में आपको ना वो वाले पहन करके वो वाला फील अब मुझे आता नहीं है। मैंने एक किया था, अभी नाटक किया था, वो भी तुगलक, और तुगलक नाटक में तुगलक का रोल किया था, क्योंकि वो ऐतिहासिक प्ले है, गिरीश कर्नाड का लिखा हुआ, और 4 करोड़ का बजट था, और दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के किले में हुआ था, मैं बता दूं, और वहीं पर ओपन में हुआ था, और 4000 की ऑडियंस थी, 110 माइक लगे हुए थे, फुट माइक, और 7 स्टेजेस थी। मतलब पीछे गली, एक किला है, एक घर के अंदर का है, एक बाहर का है, एक चौबारा है। बहुत ही बड़ा कमाल का एक नाटक। पहला नाटक पहली बार ओम शिवपुरी ने किया था, दूसरा इब्राहिम अलकाजी ने ही डायरेक्ट किया, और वो मनोहर सिंह ने किया था, और तीसरा ये इतना बड़े लेवल पे मैंने किया, जो कि बहुत आज तक आप यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं उसको। तो कॉस्ट्यूम ड्रामा जब तक इतना कन्विंसिंग ना हो ना, मैं नहीं कर पाता हूँ, मुझसे होता नहीं है। उस युग में जाना
और उस युग के कपड़े पहन के वैसा ही करना बहुत फॉर्मल सा लगता है मुझे, बहुत फॉर्मल लगता है। करूँगा तो फिर पूरा दम लगा के करूँगा। ऐसे सीरियल कर देना और पहन के खड़े हो जाना, फिर साइड में खड़े होकर बीड़ी पीना, ये मेरे से नहीं हो पाती चीज़ें, क्योंकि उसमें वाकई में अगर डेप्थ किसी में होएगी तो ज़रूर करूँगा। बहुत बढ़िया। इस नोट पे आज की बातचीत हम रोकते हैं, वैसे रोकना नहीं चाह रहे हम भी, आप भी, पर सेशन से और बाकी सारे। इसके तुरंत बाद रागिनी बैंड की परफॉर्मेंस होगी, सोमवीर कतुरवाल जिनका यशपाल जी ने अभी जिक्र भी किया, और दादा लक्ष्मी में उनके गाने भी है, तो उनसे बातचीत करेंगे। यशपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी।